जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी दोस्तों, आज इस पर अपन विधिवत तरीके से चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वह होगा महान्यायवादी। पहला क्वेश्चन बनता है कि महान्यायवादी बनने की योग्यताएं। यदि किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी के पद पर पदासीन होना है, याद रखिएगा, या महान्यायवादी का पद प्राप्त करना है, तो आवश्यक योग्यताएं कौन कौन सी होंगी? तो पहली योग्यता होगी वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता हमने क्या क्लियर की है दोस्तों, कि यदि किसी व्यक्ति को, याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी बनना है, तो उसकी पहली योग्यता होगी कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता पर आते ब्रदर, यानी दूसरी महत्वपूर्ण वह है राष्ट्रपति की नजरों में इस पद के लायक हो। बहुत बढ़िया। यानी दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता क्या है कि वह राष्ट्रपति की नजरों में इस पद के लायक हो, अर्थात राष्ट्रपति की नजरों में महान्यायवादी बनने के लिए क्या हो? योग्य हो। तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता देखेंगे, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यता रखता हो। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनना है, तो पहली महत्वपूर्ण योग्यता क्या बताई है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली महत्वपूर्ण योग्यता यह होगी कि यदि किसी व्यक्ति को हमारे भारत देश का महान्यायवादी बनना है, तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली महत्वपूर्ण योग्यता होगी कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता पर आते हैं, वह राष्ट्रपति की नजरों में इस पद के लायक हो, अर्थात राष्ट्रपति की नजरों में इस पद के लायक हो। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति की नजरों में वह इस पद के लायक अर्थात योग्य होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यता रखता हो, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर पदासीन हो सकेगा। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नियुक्ति। यदि कल प्रश्न आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यदि क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी जी की नियुक्ति की जाती। क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अगला महत्वपूर्ण देखेंगे दोस्तों, शपथ। यानी महान्यायवादी को
उसके अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति। याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी को शपथ, उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति उसे उसके पद की शपथ दिलाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कार्यकाल यानी महान्यायवादी की पदावधि या कार्यकाल कब तक का होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, निश्चित नहीं होता। याद रखिएगा, यदि कल प्रश्न आता है कि महान्यायवादी का अपना कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, निश्चित नहीं होता, परंतु हम आपसे बात करें कि संभवतः जब तक सत्ता पर सरकार रहेगी, संभवतः जब तक सत्ता पर सरकार रहेगी, तब तक महान्यायवादी अपने पद पर पदासीन रहेगा। लेकिन कल प्रश्न आता है कि महान्यायवादी जी का अपना कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, अर्थात निश्चित नहीं होता। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेतन में देखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ₹2.5 लाख पर मंथ। हमने क्या बात की है कि दोस्तों, यदि कल प्रश्न आता है कि जो महान्यायवादी होता है उसकी अपनी सैलरी यानी वेतन क्या होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। हमने वेतन क्या बताई है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, लगभग 2.5 लाख रुपया पर मंथ। याद रखिएगा दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी पर मंथ वेतन होती है 2,80,000 रुपए। कितनी होती दोस्तों? 2,80,000 रुपए। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं, वर्तमान में 1+33 है ना दोस्तों, यानी 1+33, जो 33 न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन होती है पर मंथ 2.5 लाख रुपया। तो हमने क्या बात की है कि यदि कल प्रश्न आता है कि महान्यायवादी जी की अपनी वेतन होगी, तो दोस्तों याद रखिएगा, महान्यायवादी की अपनी वेतन होगी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। कितनी होगी? 2.5 लाख रुपया पर मंथ, यानी प्रत्येक माह इसे 2.5 लाख रुपया प्राप्त होगा। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, पेंशन यानी महान्यायवादी की पेंशन क्या होगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, वेतन का 50%, इसकी पेंशन होगी। यदि कल प्रश्न आता है दोस्तों याद रखिएगा कि महान्यायवादी जी की अपनी वेतन क्या होती है, तो हमने वेतन बताई है 2.5 लाख रुपया पर मंथ। लेकिन पेंशन की बात करते हैं तो वेतन का 50% महान्यायवादी जी की क्या होगी दोस्तों? पेंशन होगी।
यानी वेतन है 2.5 लाख रुपया, तो 50% कितना आएगा? 1,25,000। कितना आएगा? लगभग 1.25 लाख रुपया इसको पर मंथ पेंशन के तौर पर प्राप्त होगी। अगला, महान्यायवादी इस्तीफा देगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसे देगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को। क्लियर है दोस्तों? यदि कल प्रश्न आता है कि महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसे देगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा देगा। कौन? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पदमुक्ति। यानी यदि महान्यायवादी संविधान के विरुद्ध या देश की जनता के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो दोस्तों महान्यायवादी को उसके अपने पद से कौन पद मुक्त करेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। यानी किसके द्वारा पद मुक्त किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी को उसके अपने पद से पद मुक्त करेगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कार्य। यानी महान्यायवादी का अपना कार्य क्या होता है, क्या काम करता है? तो देखेंगे दोस्तों, समयानुसार सरकार को सलाह देने का। यदि आता है कि दोस्तों महान्यायवादी का अपना कार्य क्या होता है, क्या काम करता है, क्या वर्क करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, समय अनुसार सरकार को सलाह देने का। अर्थात जो भारत सरकार है उसे टाइम टू टाइम महान्यायवादी क्या सलाह देने का कार्य करता है। क्लियर दोस्तों? सरकार को सलाह देने का। अगला, महान्यायवादी भारत में कानून का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, महान्यायवादी अपने भारत में कानून का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्लियर दोस्तों? यदि आता है कि हमारे भारत देश में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे भारत में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। क्लियर है दोस्तों? यदि कल प्रश्न आता है कि भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन कहलाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, महान्यायवादी। कौन कहलाता है? महान्यायवादी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महान्यायवादी किसी कारण से पद मुक्त होने के बाद वह भारत के
किसी भी न्यायालय में वकालत व न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। हमने क्या बात की दोस्तों, याद रखिएगा। यदि महान्यायवादी किसी कारण से पद मुक्त होता है, याद रखिएगा, पद मुक्त होने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत या न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। हमने क्या क्लियर किया दोस्तों कि यदि कोई भी महान्यायवादी के पद पर जो पदासीन है और वह एक बार किसी कारण से पद मुक्त होता है अर्थात पद खाली करता है, तो वह भारत के किसी भी न्यायालय में न तो वकालत का कार्य कर सकेगा, न ही न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकेगा। अगर वह ऐसा कार्य करता है तो संविधान के विरुद्ध है। अर्थात संविधान में महान्यायवादी का पद एक गर्मा से पूर्ण पद होता है। अर्थात यह बाउंडेशन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, शर्त रखी गई है कि यदि कोई महान्यायवादी किसी कारण से अपने पद से पदमुक्त होता है तो वह भारत के किसी भी न्यायालय में न तो वकालत के रूप में कार्य कर सकेगा और न ही न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकेगा। क्लियर है? तो लेंगे दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं महान्यायवादी के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चले तो लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलेंगे दोस्तों, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने व भाषण करने का अधिकार होगा, परंतु वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, लंबा फैक्ट परंतु लंबा प्रश्न, बड़ा प्रश्न। हमने क्या बात की है कि महान्यायवादी को
संसद के दोनों सदनों में। अब दोनों सदन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 3 अंग होते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें से 2 मुख्य अंग होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, और अभिन्न अंग के रूप में प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को जाना जाता है। तो हम क्या बात करने जा रहे थे कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने व भाषण करने का अधिकार होगा, परंतु वह राष्ट्रपति के चुनाव में अर्थात महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, भाषण कर सकता है, परंतु वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। क्लियर? हमने क्या क्लियर किया दोस्तों कि जो महान्यायवादी होता है वह भारत की संसद अर्थात लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में बोल सकता है, भाषण कर सकता है, परंतु महान्यायवादी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता, अर्थात महान्यायवादी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर पदासीन बना रहेगा। हमने क्या बात की है दोस्तों कि महान्यायवादी, याद रखिएगा दोस्तों, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर पदासीन बना रहेगा, अर्थात दोस्तों महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। यहाँ पर जय की शराबी तेरी मेहरबानियां नहीं, न कुदरत की मेहरबानियां हैं, मेहरबानियां होंगी राष्ट्रपति की। क्लियर दोस्तों? प्रसाद पर्यंत से आता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। महान्यायवादी तभी तक रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति चाहेगा। क्लियर? तो किसके प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तभी तक महान्यायवादी अपने पद पर पदासीन बना रहेगा। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, महान्यायवादी कानून का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है और इसका पद गरिमा से परिपूर्ण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो महान्यायवादी जी है, याद रखिएगा, महान्यायवादी कानून का सबसे बड़ा, भारत में कानून का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है और इसका जो पद होता है वह गरिमा से परिपूर्ण होता है, अर्थात महान्यायवादी का पद एक गरिमा वाला पद होता है। क्या होता है? गरिमा वाला पद होता है। अगला, यदि किसी राज्य सरकार
या यदि किसी राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य किसी कारण से विवाद की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी का मतलब होता है वकालत का कार्य महान्यायवादी और राज्य की ओर से पैरवी का कार्य महाधिवक्ता करेगा। हमने क्या बात की दोस्तों, यदि किसी राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य किसी कारण से विवाद की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी यानी वकालत का कार्य महान्यायवादी और राज्य की ओर से पैरवी का कार्य महाधिवक्ता करेगा। दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी नियम कानून को लेकर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के मध्य विवाद की स्थिति बनती है तो दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र सरकार की ओर से जो वकालत का कार्य करेगा वो करेगा अपना महान्यायवादी, और दोस्तों जो राज्यों की ओर से वकालत का कार्य करेगा वो करेगा अपना महाधिवक्ता। कौन करेगा? महाधिवक्ता। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और वर्तमान के महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़। कौन थे दोस्तों? MC सीतलवाड़, यानी भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। और दोस्तों याद रखिएगा, और वर्तमान के महान्यायवादी के वेणुगोपाल साहब हैं। कौन है? के। याद रखिएगा दोस्तों, के। क्लियर? कक्का काकी, के फोर कक्का, के फोर काकी। याद रखिएगा, के वेणुगोपाल ये वर्तमान के महान्यायवादी हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महान्यायवादी भारत के
किसी भी न्यायालय में जाकर वहाँ पर परीक्षण जांच का कार्य कर सकता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर वहां पर परीक्षण अर्थात जांच के कार्य कर सकता है। अर्थात यहाँ पर फाइल वगैरह याद रखिएगा दोस्तों, फाइल ओपन कर सकता है। याद रखिएगा, फाइल ओपन कर सकता है कौन? अपना महान्यायवादी। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा महान्यायवादी जो कानून का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। तो महान्यायवादी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां या जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको सभी बता दिए गए हैं। और किस प्रकार से क्वेश्चन महान्यायवादी से बन सकते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि महान्यायवादी कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जिसका इस्तीफा राष्ट्रपति लेता है, जिसकी पदमुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये सब महान्यायवादी हमारे भारत में सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से महान्यायवादी के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको क्लियर किए गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। और क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही जो भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियां या महत्वपूर्ण क्लासें उन्हें टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सकें। मिलते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।